और चलिए सीधे बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जहां बिहार कांग्रेस अध्यक्ष की मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की खबर आ रही है और बिहार कांग्रेस प्रभारी मोहन प्रकाश भी मौजूद हैं। कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक भी मौजूद हैं। खड़गे के आवास पर यह मुलाकात चल रही है। आरजेडी के साथ गठबंधन के मुद्दे पर चर्चा हो रही है और अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है। तो बड़ी खबर दिल्ली से इस वक्त की। तो बिल्कुल सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ। कई चरणों की, कई दौर की बातचीत जो है वो लगातार हो रही है, लेकिन इसे लेकर कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकल रहा। और इस बीच जो कैंडिडेट है उन्हें सिंबल जरूर मिल रहा है इंडिया अलायंस के अंदर पार्टियों की तरफ से, और इसे लेकर अब परेशानी ज्यादा है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं और संवाददाता अमितेश हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमितेश, इस मुलाकात के बाद, क्योंकि हर बार मुलाकात होती है और कहा जाता है कि बस आज और इसके बाद नहीं तो एक दो दिनों में सीट शेयरिंग जो है वो बता दी जाएगी कि किसके पास कितनी सीटें गई, तो क्या आज की इस मुलाकात के बाद कुछ निकलेगा? देखिए, ये बात बार बार कही जा रही है आरजेडी की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से भी कि अगले 1 से 2 दिनों के भीतर सब कुछ फाइनल हो जाएगा। लेकिन पहले फेज के लिए नामांकन का आज अंतिम चरण है, अंतिम दिन है। पहले फेज में जो नामांकन होना है उसके लिए 4 सीटों पर, लेकिन अब तक ऐलान नहीं हुआ है कि कौन सी पार्टी कौन सी सीट पर लड़ेगी। हालांकि आरजेडी ने अपना सिंबल दे दिया है। कांग्रेस की उम्मीद नहीं है पहले फेज में किसी तरह से कोई, लेकिन अब तक कुछ फाइनल फॉर्मूला सामने नहीं आया है। और सबसे बड़ी बात है कि झारखंड में भी आरजेडी चाहती है कि 2 सीटों पर वो चुनाव मैदान में उतरे, चतरा और पलामू। पिछली बार भी 1 सीटें गठबंधन में गई थी आरजेडी खाते में, चतरा की सीट, और पलामू में फ्रेंडली फाइट हुआ था। लेकिन इस बार आरजेडी चाहती है, जो सोर्स बता रहे हैं उसके मुताबिक, अगर 9 सीटें कांग्रेस को बिहार में दी जा रही हैं तो उसके बदले झारखंड में आरजेडी को 2 सीटें मिले। इस बात को लेकर भी आप देख सकती हैं झारखंड में भी अब तक कुछ क्लैरिटी नहीं है। भले ही कांग्रेस ने 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, लेकिन गठबंधन का औपचारिक तौर पर ऐलान न बिहार में हुआ है न ही झारखंड में हुआ है, इसलिए इतनी देरी हो रही है। लेकिन लगातार आज बैठक का दौर चल रहा है। अखिलेश प्रसाद सिंह जो कि बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुकुल वासनिक से मुलाकात की। प्रभारी मोहन प्रकाश भी मौजूद रहे और उसके बाद सभी नेता पहुंचे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर, जहां बैठक चल रही है। उसमें रणनीति बनाई जा रही है, चर्चा हो रही है कि आगे किस तरह से। अमितेश, पप्पू यादव को लेकर के आज कुछ चर्चा होनी है क्या? पप्पू यादव की सीट जिस पर वो अभी भी अड़े हुए हैं, कुछ देर पहले भी जब हमारे सहयोगी जब उनसे बात कर रहे थे तो पूर्णिया को पकड़कर बैठे हैं पप्पू। देखिए, पप्पू यादव तो निश्चित रूप से जिद पर अड़े हुए हैं और चाहते हैं कि पूर्णिया से ही हम चुनाव मैदान में उतरें। यही सोच कर वो कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय भी कर चुके हैं। लेकिन आरजेडी ने जिस तरह से बीमा भारती को वहां से अपना उम्मीदवार बनाया है और दिल्ली आने से पहले ही लालू यादव ने उन्हें सिंबल दे दिया है, वो तस्वीर उस दिन की है। भले ही तस्वीर कल सामने आई है, लेकिन उस दिन की ही तस्वीर दिख रही है जब बीमा भारती आरजेडी में शामिल हुई। यानी सिंबल पहले ही बांटा जा चुका है, दिया जा चुका है, और अपने वादे के मुताबिक आरजेडी ने बीमा भारती को पूर्णिया से लड़ाने का फैसला कर लिया है। ऐसे में क्या फ्रेंडली फाइट होगी पूर्णिया में, या इस बार पप्पू यादव को पूर्णिया छोड़ना पड़ेगा? कांग्रेस हाईकमान जो भी निर्देश देगा, क्या उसको मानते हैं या अपनी बात पर अड़े रहते हैं कि हर हाल में हम पूर्णिया से लड़ेंगे? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इस बात की गुंजाइश कम है कि पूर्णिया की सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब पूर्णिया सीट को लेकर कहीं से कुछ बदलाव होगा, इसकी गुंजाइश न के बराबर दिखती है। लेकिन बातचीत सीट शेयरिंग को लेकर इस वक्त भी चल रही है दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने वाली मांग जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा, ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल अपने पद पर बने नहीं रह सकते हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि यह कार्यपालिका से जुड़ा मामला है। दिल्ली के उपराज्यपाल इस मामले को देखेंगे और फिर वो राष्ट्रपति को भेजेंगे। इस मामले में कोर्ट की कोई भूमिका नहीं है। वहीं पप्पू यादव पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं। पप्पू यादव की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने पूर्णिया को अपनी मां बताया, कहा कि मैं पूर्णिया को अपनी मां मानता हूं, अपनी मां को छोड़कर मैं नहीं जाने वाला। पूर्णिया से भगवान और भक्त का संबंध है, मैं पूर्णिया छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। बिगर और लार्जर कॉज के लिए कि ताकि मैं जो देश के हालात है उसमें मैं कांग्रेस के साथ नींव का पत्थर बनूं। तो मामला कहाँ फंस गया? मील का पत्थर बनूं और निश्चित रूप से कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है बिहार में उसको नंबर 1 करूं। लालू यादव जी से भी हम मिले, उनसे भी व्यक्तिगत पिता का मेरे साथ रिश्ता रहा है, बहुत क्लियर है मैं।
और विपक्ष से लेकर के मुख्यमंत्री बनाने से लेकर आज तक 83-84 से, जिसको लालू यादव जी ने उस दिन भी कहा, मैंने कहा कि आप हमारे पिता की तरफ पूर्णिया से हम अलग चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने कहा दल ज्वाइन कर लीजिए और अब मधेपुरा से लड़िए। मैंने इस बात को वहीं भी एक अधिकार के तहत खंडन किया। पप्पू यादव को पूर्णिया सीट से टिकट नहीं मिलने पर पूर्व सांसद आनंद मोहन ने आरजेडी पर हमला बोला। आनंद मोहन ने कहा कि एक ऐसा गठबंधन है कि अब तक सीट शेयरिंग पर फैसला नहीं हुआ और एक पार्टी लगातार अपना सिंबल बांट रही है, दूसरे लोग टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि हमारा क्या होगा। आनंद मोहन ने कहा कि बिहार की एक पार्टी के नस नस में अराजकता भरा है, कांग्रेस और लेफ्ट को आत्ममंथन करना चाहिए। ये देखिए, ये कैसा महागठबंधन है जहां अभी फैसला हुआ नहीं और एक पार्टी अपने उम्मीदवार को सिंबल बांट रही, दूसरे लोग टकटकी लगाए निहार रहे कि हमारा क्या होगा। हताशा है, निराशा है। एक व्यक्ति अपनी पार्टी को ज्वाइन कराता है और कहता मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया, मैं पूरी तरह टूट जाऊंगा अगर पूर्णिया हमको नहीं दिया गया। एक पार्टी के नस नस में अराजकता है, तानाशाही है, और जब वो मजबूत होता है तो बिहार भयाक्रांत हो जाता है। जब वो मजबूत होता है तो एलायंस पार्टी के जो लोग हैं वो दुबले हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। वाम दल इसके उदाहरण है, कांग्रेस इसके उदाहरण है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि वाम दलों को और कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए। तो पहले चरण में बिहार की 4 लोकसभा सीटों के लिए दिग्गजों ने नामांकन किया। नवादा, जमुई, औरंगाबाद और गया में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। गया से एनडीए प्रत्याशी जीतन राम मांझी ने नामांकन किया। गया समरणालय में मांझी ने नामांकन किया, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, और मांझी के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, एलजेपीआर सांसद चिराग पासवान मौजूद रहे। नामांकन से पहले जीतन राम मांझी ने कहा कि जितनी राजनीति अब उनकी बची है, जनता की सेवा में लगा दूंगा। गया सीट से ही महागठबंधन प्रत्याशी कुमार सर्वजीत ने नामांकन किया, उनके साथ भी बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। जमुई लोकसभा सीट से महागठबंधन के आरजेडी प्रत्याशी अर्चना रविदास ने अपना पर्चा भरा। अर्चना रविदास ने बताया कि जमुई लोकसभा सीट के मतदाताओं का समर्थन मिल रहा है, उन्हें जीत का भरोसा है। तो पूर्णिया सीट से एनडीए के प्रत्याशी संतोष कुशवाहा ने नामांकन कर दिया। नामांकन करने के दौरान उनके साथ मंत्री विजय चौधरी, मंत्री डीसी सिंह, पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद समेत एनडीए के कई नेता मौजूद रहे। नामांकन के लिए निकलते वक्त सांसद संतोष कुशवाहा ने अपने माता पिता को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लिया। इससे पहले सांसद संतोष कुशवाहा अपने गांव कोचैली पहुंचे, जहां रामपुर धाम दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना की। नामांकन के बाद रंगभूमि मैदान में जनसभा होगी। सीतामढ़ी के जेडीयू प्रत्याशी देवेश चंद्र ठाकुर अपने चुनावी अभियान की शुरुआत उन्होंने कर दी है। देवेश चंद्र ठाकुर ने चुनावी सिंबल मिलने के बाद सीतामढ़ी में रोड शो किया और माता सीता के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके समर्थकों और जेडीयू कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद जेडीयू प्रत्याशी ने कहा कि इस बार वे चुनाव जीतने के लिए, रिकॉर्ड बनाने के लिए लड़ रहे हैं। माता सीता का कर्ज उनके ऊपर है। जैसे अयोध्या में भगवान राम का विशाल मंदिर बना, उसी तर्ज पर माता सीता का भी यहां विशाल मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। पूरे सीतामढ़ी जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार जीत कर तो जाऊंगा ही, रिकॉर्ड वोट से जीतूंगा। मैं जीतने के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं जानता हूँ मैं रिकॉर्ड बनाने के लिए लड़ रहा हूँ और जीत कर जो जाऊंगा। मेरी प्राथमिकता में माँ सीता जहाँ हम खड़े हैं, इनका कर्ज हम पर है, इनके कर्ज को लौटाने का काम हम करेंगे। और जिस पैमाने पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, हम पूरे देशवासियों को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने भगवान राम की जो प्राण प्रतिष्ठा कराई है अयोध्या में, उसी तर्ज पर वैसे ही उसी की शुरुआत हम लोग चाहते हैं कि मां सीता को भी अब न्याय मिलनी चाहिए। और दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर कल दिल्ली पहुंचने वाले हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। शनिवार को कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाएगा। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वहां मौजूदगी होगी। शनिवार को ही हालांकि नीतीश कुमार पटना वापस लौट आए। परसों समाजवादियों के लिए, किसान राजनीति में लगे हुए लोगों के लिए बहुत गौरव का दिन है। सामाजिक समता के संघर्ष की
सबसे बड़े महानायक कर्पूरी ठाकुर जी को परसों राष्ट्रपति भवन में नवाजा जाएगा। भारत रत्न से जो सबसे बड़ी उपाधि है, निसंदेह नीतीश कुमार जी, हम सब लोग उस मौके पर उपस्थित होंगे। इंडिया अलायंस में अब तक सीटों का फॉर्मूला सेट नहीं हो पाया है। बैठक पर बैठक का दौर हो रहा है, लेकिन सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं हुआ। आरजेडी लगातार सिंबल बांटती नजर आ रही है। कांग्रेस आरजेडी के सामने नतमस्तक है और सीट बंटवारे में एक तरह से कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया है। तो कांग्रेस पूर्णिया से पप्पू यादव को टिकट देने पर अड़ी है। लालू प्रसाद ने पूर्णिया सीट पर पप्पू यादव को एक बड़ा झटका देते हुए हाल ही में जेडीयू से आरजेडी में आई बीमा भारती को सिंबल दे दिया। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि औरंगाबाद से भी आरजेडी कांग्रेस पर उम्मीदवार बदलने का दबाव बना रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह नवादा में बीजेपी उम्मीदवार विवेक ठाकुर के नामांकन में पहुंचे। यहां गिरिराज सिंह ने इंडिया अलायंस पर जोरदार हमला बोला। गिरिराज सिंह ने कहा कि यह महागठबंधन नहीं बल्कि परिवारवाद का गठबंधन है। चाहे बिहार में लालू परिवार हो, यूपी में मुलायम परिवार हो, बंगाल में ममता का परिवार हो, साउथ में स्टालिन का परिवार हो, महाराष्ट्र में ठाकरे का परिवार हो, महागठबंधन में मोदी को हराने की ताकत नहीं है। और यही वजह है कि इंडिया अलायंस के नेता मोदी को गाली देने में लगे। ये गठबंधन नहीं था, ये परिवारवादी लोग एक जगह इकट्ठे हुए। चाहे परिवारवादी बिहार के लालू यादव जी हों, चाहे उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह यादव जी हों, के परिवार हों, चाहे आप चले जाएं तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के परिवारवादी हों, चाहे स्टालिन परिवारवादी हो, चाहे ममता बनर्जी परिवारवादी हो, ये परिवारवादी इकट्ठे होकर के एनडीए का विरोध करने की ताकत तो नहीं है। एनडीए को विरोध करने की ताकत तो नहीं है, लेकिन मोदी जी को गाली देने का एक ही प्लेटफॉर्म है, ये महागठबंधन। कोई कहता मोदी का खोपड़ी उड़ा देंगे, कोई पिता माता लेके गाली देता। इसके सिवा उनको कुछ नहीं, उनको डर है। दुमका से बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन रांची पहुंच गई। दिल्ली से रांची एयरपोर्ट पहुंची सीता सोरेन का बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। सीता सोरेन एयरपोर्ट से बिरसा चौक और फिर दुर्गा सोरेन चौक होते हुए बीजेपी ऑफिस पहुंची। सीता सोरेन को केंद्र सरकार की ओर से ZZ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। सीता सोरेन मंगलवार को ही रांची आने वाली थी, लेकिन रांची जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा मुहैया कराने में असमर्थता जताई गई थी। इसके बाद सीता सोरेन का रांची आगमन रद्द हुआ था। जिम्मेदारी मिली है और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उनकी पूरी टीम, अमित शाह जी, JP नड्डा जी, देवेंद्र जी और सभी मैं भारतीय जनता पार्टी के महापरिवार को मैं धन्यवाद देती हूँ, जिसमें मुझे शामिल करने के लिए एक बहुत बड़ा मौका दिया और सम्मान दिया। उसके लिए जो जिम्मेदारी दी है हमको वो मैं करके दिखाऊंगी और सभी 14 के 14 सीटों पर कमल खिलेगी, ये मेरा वादा है। वहीं बड़ी खबर चतरा से, जहां पर आरजेडी में टिकट की रेस जो है वो तेज हो गई है। चतरा से आरजेडी के 3 प्रत्याशी रेस में शामिल हैं, जिसमें श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता पहले से दावेदार हैं। अरुण सिंह और सुधीर सिंह भी अब इस टिकट की रेस में शामिल हो गए हैं। चतरा के कारोबारी हैं अरुण सिंह। इंदर सिंह नामधारी के आप्त सचिव थे सुधीर सिंह। स्वर्ण चेहरे को मौका मिलने पर दावेदारी संभव है। और समस्तीपुर से बड़ी खबर है, पेट्रोल पंप कर्मी से 4 लाख की लूट हो गई है। बैंक में कैश जमा करने जा रहा था कर्मी और बाइक सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। पैसे लूटे हैं। बाइक पर सवार होकर 3 लुटेरे आए थे, जिसने इस घटना को अंजाम दिया। रोसड़ा के बलुआहा के पास की यह घटना है। वहीं बड़ी खबर वैशाली से आ रही है, जहां मंचलों ने बाजार करने गई 2 नाबालिग लड़कियों के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। बताया जाता है कि दोनों जो लड़कियां थी वो आपस में दोस्त थी। महुआ बाजार में कपड़े की खरीदारी करने के लिए वो निकली थी और तभी गांव के ही 7 मंचलों ने वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। घटना महुआ थाना क्षेत्र की है और पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों लड़की को मेडिकल जांच के लिए भेजा और अब इस पूरे मामले में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर चुकी है।
दुमका के चर्चित पेट्रोल हत्याकांड में आज फैसला आएगा। दुमका कोर्ट आज पेट्रोल हत्याकांड के दोनों आरोपियों को सजा सुना सकती है। 19 मार्च को दुमका कोर्ट ने दोनों आरोपियों शाहरुख और नईम को दोषी करार दिया था। दोनों पर साल 2022 में 17 साल की नाबालिग पर पेट्रोल डालकर जलाने का आरोप है। इसके इलाज के दौरान रांची के रिम्स में मौत हुई थी। दुमका के चर्चित पेट्रोल हत्याकांड पर आज फैसला आ सकता है। पेट्रोल हत्याकांड पर आज दुमका कोर्ट इस मामले पर फैसला सुना सकती है। आपको बता दें 19 मार्च को दुमका के चर्चित पेट्रोल हत्याकांड को लेकर दोनों आरोपी शाहरुख और नईम को दोनों को दोषी करार दिया था। आपको बता दें वर्ष 2022 में दुमका नगर थाना क्षेत्र में सोती हुई एक लड़की पर ये दोनों आरोपी ने पेट्रोल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया था। वहीं बेहतर इलाज के लिए उसे दुमका से फिर रांची रिम्स रेफर किया गया था, जहां पर उसकी 28 अगस्त को उसकी मौत हो गई थी। वहीं इस मामले को लेकर 19 मार्च को दोनों आरोपियों को दोषी करार दे दिया गया है। वहीं आज इस मामले पर फैसला आ सकता है। नीतीश कुमार, न्यूज़ 18 दुमका। वहीं बड़ी खबर गुमला से आ रही है, जहां कामडारा पुलिस ने टीटीडी गांव के पास जंगली इलाके में की गई अफीम की खेती को नष्ट कर दिया। वहीं अफीम तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। तस्कर फूलचंद साहू पर अफीम की खेती कराने का आरोप लगा है। फूलचंद के घर पर की गई छापेमारी में अफीम जैसे पदार्थ को जब्त किया गया। वहीं अफीम के 20 पौधे सैंपल के रूप में बरामद किए गए। गुमला में पाटकोट सीएससी के पास पुलिस ने हथियार के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी के पास एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, एक बाइक जब्त की गई है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि तीनों अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। पुलिस ने जब दबिश दी तो सभी भागने लगे और इसके बाद सबको पकड़ा गया। जांच के दौरान तीनों के पास से हथियार और कारतूस बरामद किए गए। वहीं चाईबासा में डबल मर्डर से सनसनी मच गई, जहां गुंडड़ी थाना क्षेत्र के बुरुगिली केरा गांव में युवक ने एक बुजुर्ग महिला की पीट कर हत्या कर दी। जब महिला के बेटे ने अपनी जान बचाने की कोशिश की तो आरोपी इस पर भी हमला करते हैं। आरोपी की भी इसमें मौत हुई है। वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और इसके बाद ही दोनों शवों को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की गई। बताया जा रहा है कि मृतक राजेश पहले भी कई अपराध कर चुका है और जेल की सजा भी काट चुका है। पुलिस सभी एंगल से फिलहाल जांच में जुटी है। झारखंड में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा के लिए एनडीए के शीर्ष नेताओं की आज रांची में बैठक हुई। आज अध्यक्ष सुदेश महतो के आवास पर हुई बैठक में झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, बिहार के सह प्रभारी दीपक प्रकाश भी शामिल हुए। और बैठक के बाद बाबूलाल मरांडी ने दावा किया कि सभी सीट पर एनडीए मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा, सभी 14 सीट पर जीतेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जिन जातियों को भागीदारी नहीं मिल पाई उन्हें विधानसभा चुनाव में एडजस्ट किया जाएगा। वहीं सुदेश महतो ने गिरिडीह सीट से आजसू प्रत्याशी की जल्द घोषणा का दावा किया। झारखंड चूंकि एक साथ ही पहले प्रदेश रहा है तो राजनीति में थोड़ा बिहार को भी ध्यान में रखा जाता है और झारखंड को भी ध्यान में रखा जाता है। अगर दोनों प्रदेश की आप देखेंगे तो फिर आपको लगेगा कि भाई किसी के साथ कोई इनजस्टिस नहीं हुआ है। इसको हम सब लोग ध्यान में रखते हैं। और फिर विधानसभा का भी चुनाव होगा तो उस समय भी बाकी चीज़ें जो आज लोग नहीं समझ सके। इलेक्शन है और घटक दल हम लोग मिलके, हमारा कमिटमेंट है पूरे दोनों दलों का और सहयोगियों का कि हम लोग राज्य के सभी 14 लोकसभा को हमें पार्टी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में लाना है और एक बड़ी जीत दिलानी है। तो इसी संदर्भ में पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ विचारों का आदान प्रदान, लड़ने की रणनीति, ये सारे क्रमबद्ध रूप से चलेंगे। और आज दोनों आजसू, भाजपा, एलजेपी सबका लक्ष्य है कि झारखंड में भी 14 का 14 सीट हम जीतेंगे और हम सब लोग मिलकर के काम किए और दोनों का लक्ष्य है, आजसू और बीजेपी का एक ही लक्ष्य है, राज्य का विकास। तो झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पर महिलाओं की अनदेखी करने का आरोप लग रहा है। टिकट बंटवारे में महिलाओं की अनदेखी की आवाज अब मुखर होने लगी है। एनडीए गठबंधन से 3 महिला उम्मीदवारों की घोषणा हुई है, जबकि इंडी गठबंधन से चुनावी मैदान में अब तक किसी भी महिला का नाम फाइनल ही नहीं हो पाया। झारखंड में कांग्रेस की पहली सूची जारी होते ही कांग्रेस महिला नेताओं के नेतृत्व और राहुल गांधी से आधी आबादी की हिस्सेदारी पर सवाल पूछ रही है। महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष आभा सिन्हा ने कहा कि 3 लोकसभा सीट पर महिला कांग्रेस ने दावेदारी की थी। अब तक एक पर भी महिला उम्मीदवार का नाम कंफर्म नहीं किया गया। रांची की पूर्व मेयर और लोहरदगा सीट से टिकट की दावेदार रही रमा खलको भी नाराज हैं।
और हमारे गठबंधन में मात्र 7 सीट का ही 7-5-1 का ही चल रहा है रिश्ता। अब उसमें देखिए कि साथ में भी अभी हंगामा हो रहा है कि कैसे हम मान लें, तो ये कहाँ तक होगा और कैसे होगा ये तो पता नहीं, लेकिन हम लोग अपना डिमांड तो करते हैं। देना नहीं देना ये तो आला कमान का है, लेकिन जहाँ तक राहुल जी का बात है तो राहुल जी ने हमेशा से महिलाओं के पक्षधर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि 3 में कम से कम 1 सीट तो जरूर मिलना चाहिए। मेरा सवाल शीर्ष नेतृत्व से है कि माननीय राहुल जी अभी जो न्याय यात्रा के दौरान जो घूम घूम करके एक आदिवासी और आदिवासी महिलाओं की बात जब आप करते हैं तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं महिलाओं की उपेक्षाएं हो रही हैं, और अगर खास तौर पर आदिवासी महिलाओं की, मैं एक शेर के साथ कहना चाहूँगी कि लोकतंत्र की खूबसूरती में शायद आदिवासी महिलाओं की खूबसूरती भाता नहीं है, जिसका परिणाम आप देखेंगे कि आज अगर आप ऊपर से नीचे जितना भी 3 फेज या 4 फेज या 5 फेज जो भी पूरे देश में आज निकला है उसमें आप देखें कि आदिवासी महिलाओं को कितनी भागीदारी मिली है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 पर खबरों का